क्या आप 10वीं गणित में 100 में 100 अंक लाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मेरे प्यारे से बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। मैं अक्षय सर बिंदास लर्नर में आपका स्वागत करता हूँ। ये 3 अंक का सवाल है। प्रश्न 7वां, वर्ग समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ सबसे पहले आपको लिख लेने दिया है वर्ग समीकरण, दिया है वर्ग समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, d बराबर b² माइनस 4ac। ये फार्मूला है, तो यहाँ से आपको इसका याद रखना है। ये होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ये फार्मूला है विभेदक का, इसी से बनेगा। तो अब देखिए इसमें क्या क्या चाहिए आपको, a b c। तो ये क्या करते हैं, जो समीकरण है इसकी तुलना करेंगे, की तुलना मानक वर्ग समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। क्लियर है? इसे तुलना करते हैं, ये मानक वर्ग समीकरण है। तो इससे हमको जो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक रहता है, यही a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। अब x को नहीं लिखना है, तो इस हिसाब से a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -5 और c बराबर 6। यहाँ से a बराबर 1, b बराबर -5 चिन्ह को लिखना है और c बराबर 6। अगर आपको ये लिखने नहीं है तो भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a b c का मान। क्लियर है? अगर आपको पूरा डिटेल में लिखना है तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप a b c इसी से निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ से ये फॉर्मूला है, इसमें आपको रखना है। तो यहाँ से देखिए b का मान कितना हो गया, -5 घात 2 लगाना है, ये 4 हो गया। a का मान क्या हो गया, 1 और c का मान क्या हो गया, 6। तो अब ये हो जाएगा, ये घात सम संख्या है, दो सम है तो माइनस को लिखने की जरूरत नहीं है। 5 को आप 2 बार लिखेंगे, 5 गुणा 5, 5 दूनी 10 नहीं करना है। अभी 4 एकम 4, 4 छक्के 24, ये 5 पंचे 25 और 25 में से 24 गया 1। चूँकि 25 बड़ा है तो ये प्लस है, तो ये प्लस ही रहेगा। क्लियर है? 25 बड़ा है, यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ प्लस ही आएगा। तो प्लस है, यहाँ 3 प्रकार के इसके नियम होते हैं, याद रखना है। डी का मान आ गया +1। तो पहला, अगर ये धनात्मक है तो जब भी याद रखेंगे, अगर ये धनात्मक आया, एक धनात्मक आता है, एक ऋण में आता है और एक 0 आता है। तो अगर यहाँ पर 0 आया, यहाँ धनात्मक में आया तो आपको इसको लिखना है, चूँकि d बड़ा है 0 से। अब बताइए ये जो d का मान कितना आया है, 1। d का मान कितना है, 1, और 1 शून्य से बड़ा है ना, तो 1 क्या है, शून्य से बड़ा है। ये बड़ा है कि निशान है, जिधर मुख खुला है वो बड़ा। तो d का मान बड़ा है 0 से, ऐसा लिखते हैं इसमें, अगर धनात्मक आएगा तो। क्लियर है? ये तो यहाँ पर देखिए, इसलिए ये हो जाएगा, इसलिए मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक व असमान होगी। ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको ये चूंकि 3 नंबर का है, 3 में 3 अंक चाहिए, तो ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान। यहीं पर अगर ये ऋण में आता, मान लीजिए -1 आता या माइनस में आता, कुछ भी रहे संख्यात्मक मान, अगर माइनस में जैसे ऋणात्मक उत्तर आता तो आपको क्या लिखना पड़ेगा। अब ऋण में कोई भी चीज़ आएगा वो शून्य से छोटा होता है। मान लीजिए ऋण 1 आया रहता तो ये क्या है, शून्य से छोटा है। अब शून्य बड़ा हो जाएगा, ठीक है, -1 छोटा है, तो इसलिए लिखना पड़ेगा d छोटा 0 अगर ऋणात्मक आएगा। तो इसमें आपको याद रखना है, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, इसमें वास्तविक के बजाय अवास्तविक लिख सकते हैं या फिर काल्पनिक लिख सकते हैं। काल्पनिक व असमान, असमान दोनों में ही रहेगा, इसको आपको याद रखना है। देखिए यहाँ भी असमान, यहाँ भी, बस यहाँ से वास्तविक को अवास्तविक कर सकते हैं या फिर काल्पनिक लिख सकते हैं। एक होता है अगर शून्य उत्तर आया, अगर क्या आया, ये दूसरा नियम है, ठीक है। एक अगर आया d बराबर 0, d का मान केवल 0 आया, तो आपको लिखना है मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति वास्तविक ही लिखना है इसमें भी,
ठीक है, ऋण वाले बस में काल्पनिक, वास्तविक व इसमें समान लिखना है, असमान नहीं लिखना है। वैसे ही बराबर मतलब क्या, समान, तो वास्तविक व समान होगी। क्लियर है। तो 3 इसको नियम है। अगर धन में उत्तर आया तो इसको लिखना है d बड़ा 0, मूलों की प्रकृति वास्तविक व असमान। अगर ऋण में उत्तर आया तो मूलों की प्रकृति काल्पनिक व असमान, d छोटा 0, और d बराबर 0 आया तो मूलों की प्रकृति वास्तविक व समान होगी। क्लियर है। देखिए प्रश्न 8वां है, सिद्ध कीजिए कि 2k + 7 एक विषम पूर्णांक है जहां k एक पूर्णांक है। तो यहाँ सबसे पहले आप इसको लिखेंगे 2k + 7, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे यदि n विषम पूर्णांक है, यदि n विषम पूर्णांक है तो n बराबर 2k + 1, तो 2k + 1 लिख सकते हैं जहाँ k कोई पूर्णांक है। अब इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या बोला, विषम पूर्णांक, मतलब आपको विषम संख्या इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए n एक विषम पूर्णांक है यदि हम मान रहे हैं, तो यहाँ पर 2k मतलब किसी भी सम संख्या में अगर हम एक जोड़ते हैं तो वो विषम हो जाता है। आप इस प्रकार समझ लीजिए, विषम संख्या जैसे, तो कोई भी सम संख्या है, 2k मतलब 2 है मतलब सम है, तो सम संख्या में अगर आप एक जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 विषम हो जाएगा ना। तो इसीलिए आपको याद रखना है कोई भी सम संख्या में एक जोड़ने पर विषम हो जाते हैं, इसलिए n बराबर हम 2k + 1 लिख सकते हैं जहाँ k कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब देखिए हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है n बराबर 2k + 7 विषम पूर्णांक है। ये प्रश्न को लिखना है, ये है n, ये इसको हम n बराबर मान लिए, 2k + 7 विषम पूर्णांक है जहाँ k एक पूर्णांक है, जहाँ k एक पूर्णांक है। क्लियर इतना। अब देखिए यहाँ से, अब आपको ज़्यादा समझ नहीं है, डायरेक्ट आप लिखेंगे जो प्रश्न दिया है, ये 2k + 7 दिया, इसको n के बराबर आप लिख लेंगे, 2k + 7, यहाँ से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। 2k + 7 लिखना है, ये 2k को 2 को ही करना है, जो 7 विषम है उसको एक अलग करना है, तो ये क्या हो जाएगा 6 + 1, अगर 9 दिया रहता तो 8 + 1 करना है, मतलब एक को अलग करना है फिर उसको लिख देना है। तो 6 और 1 7, क्लियर है। अगर 9 दिया रहता तो 8 और 1 9, ऐसे आपको लिखना है। तो यहाँ से इसका आपको जोड़ा बनाना है। तो यहाँ से देखिए 2k हो गया, 6 को हम लिख सकते हैं 2 तिया 6, + 1 को अलग कर देना है, दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, दोनों में कॉमन निकलेगा 2, तो 2 कॉमन निकला, क्या बचा इसमें k, इसमें क्या बचा 3 + 1, समझ में आया। अब यहाँ से क्या करना है आपको, ये हो गया 2, ये k + 3 है, इसको मान लेना है m मान लिए, और ये क्या हो गया +1, तो n बराबर आ गया 2m + 1, जहाँ पर आप लिख सकते हैं m कोई पूर्णांक है, जहाँ क्या है, जहाँ क्या है m कोई क्या है पूर्णांक है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखिए अब ये 2m क्या है, सम संख्या है, तो 2m अगर सम संख्या है तो सम में हम एक जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो इसलिए आपको याद रखना है विषम संख्या की परिभाषा के अनुसार ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विषम संख्या, विषम संख्या की परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, स्पष्टता, या ये क्या हो जाएगा 2k + 7 एक विषम पूर्णांक है। आपको ज़्यादा लिखने नहीं आएगा तो आप शॉर्टकट में यहीं से बना सकते हैं, यहाँ से n बराबर करके ये 6 + 1 यहाँ लिखेंगे 2m + 1, 2 क्या है सम संख्या है, सम संख्या में एक जोड़ने पर वो विषम हो जाता है, तो जब ये विषम हो गया तो इसलिए 2k + 7 भी क्या है, विषम संख्या है। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं अगर आपसे ज़्यादा ये हिंदी लिखते ना बने तो। प्रश्न 9, 8 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का
अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का फार्मूला याद होना चाहिए। तो याद रखिए, इसका फार्मूला होता है अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये अर्धगोला है ना, गोला नहीं है, तो गोले का होता है 4πr², तो अर्धगोला है तो 2πr²। ठीक है, गोला मतलब पूरा तो 4, अर्धगोला मतलब आधा, तो 4 का आधा 2, ऐसे याद रखना है 4πr²। अब इससे हमको पता चल जाएगा हमको क्या चीज़ की जरूरत है। हमको ज़रूरत है आर का। तो आर यहाँ से निकल जाएगा, देखिए 8 सेंटीमीटर व्यास। तो यहाँ लिखना है आपको, दिया है कितना, दिया है व्यास दिया है 8 सेंटीमीटर। तो व्यास को दर्शाते हैं 2r से, बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना, तो त्रिज्या में 2 का गुणा, तो r मतलब त्रिज्या, तो r का मान निकालना है, तो 2 कहाँ आएगा इसके नीचे, तो 2 चौक 8, तो r बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। क्लियर इतना। तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, सिंपल आपको याद रखना है 8 का आधा 4। अब इसमें रख देना है बस, ये 2 हो गया, ये पाई हो गया, r का मान कितना दिया है 4, तो r की जगह आपको लिखना है 4 और घात में 2। तो 2 पाई, 4 दूनी 8 नहीं करना है, 4 को 2 बार लिखना है, 4 गुणा 4, यहाँ से हो गया 4 चौक 16, 16 दूनी 32 पाई। सेंटीमीटर ही लिखना है, चूँकि क्षेत्रफल है इसलिए घात 2, तो ये सेंटीमीटर घात 2 या वर्ग सेंटीमीटर आप इसको लिख सकते हैं। पाई का मान भी रख सकते हैं 22/7, चूँकि ये कटेगा नहीं, दशमलव में आएगा, इसलिए आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। चूँकि अगर कट गया बिना दशमलव वाला तो उसको कटा भी सकते हैं, पाई का भी मान रख सकते हैं। सिंपल सा है, बस याद रखना है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है 2πr²। देखिए प्रश्न 10, यदि x - 1 बहुपद kx² - 5x + 3 का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो दिया है इसको आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, ये भाजक है और ये क्या है भाज्य है। तो दिया है करके आप लिख सकते हैं, दिया है इसको। अब px के बराबर लिख सकते हैं, px बराबर kx² - 5x + 3, और इसको gx बराबर लिख सकते हैं x - 1। क्लियर है, ये क्या है भाज्य है और ये भाजक है, तो px और ये gx। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, शेषफल प्रमेय से आपको याद रखना है, ये हो जाएगा शेषफल प्रमेय से इसके बराबर 0 लिखना है, x - 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस, उल्टा क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए जो x का मान आया है इसे किस में रखना है, इसमें रखना है। चूँकि इसमें क्या बोला है k का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको ऐसे लिखना है, चूँकि x - 1 क्या है बहुपद kx² - 5x + 3 का एक गुणनखंड है। प्रश्न को ही लिखना है आपको, एक गुणनखंड है। यहाँ पर याद है इसी को लिखना है बस, ये जो इस लाइन को आपको लिख देना है। गुणनखंड है तो गुणनखंड रहता है, गुणनखंड प्रमेय से इसके बराबर क्या हो जाता है 0, तो इसलिए क्या हो जाएगा kx² - 5x + 3 बराबर आपको क्या लिखना है 0, उसके बराबर आपको लिखना है, ये गुणनखंड प्रमेय का नियम है। तो क्या करना है, जो प्रश्न दिया उसी के बराबर 0। अब x के बदले आपको 1 लिखना है, तो ये x के बदले जहाँ x है उसके बदले क्या लिखना है 1, फिर x के बदले 1 + 3 बराबर 0, यहाँ लिख देना है, चूँकि x बराबर क्या लिखे 1। तो 1 में कुछ भी गुणा करो तो 1 का 1 ही होता है, 5 कम 5 + 3 बराबर 0। k का गुणा 1 में करेंगे तो k, इसको देखिए 5 और 3 असमान चिन्ह है, माइनस और प्लस है, तो 5 में से 3 गया 2, 5 बड़ा इसलिए माइनस बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा माइनस, उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 + 2, तो k बराबर कितना आएगा 2। तो यही क्या है इसका आंसर है। समझ में आए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये भाजक ये भाज्य, तो शेषफल प्रमेय से भाजक बराबर 0, तो x का मान 1, फिर गुणनखंड प्रमेय से भाज्य बराबर 0 होता है। तो ये जो दिया है kx² - 5x + 3 बराबर 0, फिर x का मान जो 1 आया है उसको इसमें रख देना है, हल करेंगे इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये रहा सभी 3 अंक के सभी प्रश्नों का हल, को ध्यानपूर्वक इनको बनाना है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।